बात करें गाउस के नियम की, ठीक है। गाउस के नियम के अंदर अपने किसी भी आकृति से, या फिर ऐसे मान सकते हैं भी कोई भी आवेश है उसके कारण किसी आकृति पर कितना फ्लक्स होगा, किसी आकृति के कितने हिस्से पर कितना फ्लक्स होगा, उसका मान अपने ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम काम में लेते हैं, ठीक है। यानी गाउस के नियम से की सहायता से अपने किसी भी आकृति के लिए फ्लक्स के मान को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी किसी आवेश के कारण उस आकृति से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, उसका मान कितना है, धनात्मक ऋणात्मक कैसा है, उन सब के लिए अपने काम में लेते हैं कौन सा नियम है, गाउस का नियम, ठीक है। तो गाउस के नियम के अंदर अगर गाउस का नियम की बात करूं तो गाउस ये बात कहता है भी अगर कहीं पे कोई आवेश Q है, कोई भी आवेश Q, चाहे वो अलग अलग टुकड़ों में हो, Q1, Q2, Q3, ठीक है, या फिर मान लो का एक आवेश वो अकेला हो, जैसे मान लो का कोई आवेश है, तीन आवेश है, Q1, Q2, Q3, तीन आवेश कहीं पे रखे हुए हैं। तो गाउस का नियम ये बात कहता है भी अगर यहीं पे कोई आवेश हो या फिर कोई आवेशों का निकाय हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर वह निकाय या वह खुद आवेश किसी बंद आकृति से चारों ओर से ढक दिया जाए, ठीक है, भी कोई आवेश है, चाहे चार आवेशों का समूह हो, चाहे अकेला आवेश हो, चाहे 15-20 कितने भी आवेश हो, अगर उन सभी आवेशों या फिर उस अकेले आवेश को यदि किसी बंद आकृति से क्या कर दिया जाए, ढक दिया जाए चारों ओर से, वर्ग नहीं, घन या घनाभ टाइप से, ठीक है, यानी जैसे कमरा है उसकी तरह कोई बंद आकृति, 3D आकृति, जिसके द्वारा अपने किसी आवेश को चारों ओर से क्या कर सके, बंद कर सके, ठीक है, दीवार की तरह नहीं, एक कमरे की तरह, ठीक है, यानी कमरे के अंदर कोई चीज रखी है तो वह चीज है वो कमरे से चारों ओर से ढकी हुई है, उस तरीके से, ठीक है। यानी अगर कोई आवेश है या फिर आवेशों का कोई समूह है, वह आवेश या आवेशों का समूह अगर एक किसी भी बंद आकृति से चारों ओर से घिर जाए तो उस स्थिति के अंदर उस बंद आकृति से गुजरने वाले जो फ्लक्स है, उस बंद आकृति से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होता है Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर बटे में एप्सिलॉन लिख सकते हैं। कब, जब नीचे क्या हो, माध्यम, अगर निर्वात या वायु है तब क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और अगर वहां पे कोई माध्यम है तब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे गाउस का नियम ये बात कहता है कि अगर कोई आवेश या आवेशों का समूह है किसी बंद आकृति से घिरा हुआ है तो उस स्थिति के अंदर उस आकृति से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होता है Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड का मतलब होता है उस निकाय जो अपने बंद आकृति मानी है, उस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कितना भी आवेश, ठीक है, उस बंद आकृति जो अपने मानी है उस बंद आकृति के अंदर कितना आवेश क्या है, उपस्थित, और वो भी कुल, ठीक है, अकेला आवेश नहीं, यहाँ पे Q1 नहीं आएगा, Q2 नहीं आएगा, Q3 नहीं आएगा, यहाँ पे तीनों का क्या आएगा, योग आएगा, यानी कुल आवेश, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है फाई है उसको लिखते हैं Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड का मतलब होता है उस बंद आकृति के अंदर उपस्थित है आवेश, इसलिए लिखा जा सकता है फाई बराबर इसे लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड गुणा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम के लिए अपने इसका कथन लिखते हैं किसी बंद आकृति के लिए, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी बंद आकृति है तो गाउस का नियम ये बात लिखते हैं कि किसी भी बंद आकृति के लिए या फिर किसी भी बंद पृष्ठ के लिए उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश या उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी Q इनक्लोज्ड गुणा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। इसलिए लिखा जाता है गाउस का नियम, गाउस के नियमानुसार किसी बंद आकृति से गुजरने वाले फ्लक्स का मान उस बंद आकृति के अंदर उपस्थित आवेश के कुल मान का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे लिखा जाता है फाई बराबर Q गुणा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको लिख सकते हैं Q बटे एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है गाउस का नियम, गाउस का नियम अपने बात करते हैं किसी बंद आकृति के लिए, और ये नियम अपने को ये बात कहता है भी किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाले फ्लक्स का मान सदैव उस बंद आकृति के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है, और अगर वहां पे माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां तक बात करते हैं अपने गाउस के नियम की, लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, गाउस के नियम के अंदर जिस भी आवेश के कारण अपने को फ्लक्स निकालना है वह आवेश हमेशा उस बंद आकृति के अंदर होना चाहिए,
और वह आवेश हमेशा चार ओर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई घन है, इस घन के केंद्र पर मैंने दो आवेश रख रखे हैं, Q1 और Q2, दो आवेश रख दिए। बाहर आवेश क्या रखा, Q3, ठीक है। तो अंदर तो मैंने दो आवेश रखे Q1 और Q2, बाहर क्या रखा, Q3। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें गाउस के नियम की, तो गाउस का नियम ये बात कहता है यहाँ पे जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो होना चाहिए Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड का मतलब उस बंद आकृति के अंदर कौन कौन से आवेश उपस्थित है उनका कुल योग, यानी यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड है वो अपने को दर्शा रहा है किस किस का योग है, Q1 प्लस Q2। Q इनक्लोज्ड के अंदर Q3 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कल अपने एक चीज सिद्ध की थी भी अगर कहीं पे कोई विद्युत क्षेत्र बाह्य है, ठीक है, यानी कोई बंद आकृति किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी गई है, तो उसके कारण गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है, 0, जो अपने बेलन का एग्जांपल लेके प्रूफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो Q इनक्लोज्ड का मतलब है Q1 प्लस Q2। यहाँ पे Q3 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि Q3 जो आवेश है वो उससे किधर है, बाहर है, ठीक है, इसलिए अपनी इस स्थिति के अंदर ये, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो भी आवेश हो, पहला काम यह जो आवेश है वो हमेशा चार ओर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक अर्धगोला है, अगर एक अर्धगोला है और उस अर्धगोले के केंद्र पर कोई आवेश क्या रखा गया है, Q, ठीक है। अर्धगोला जैसे कटोरी है और उसके आगे ऊपर केंद्र पर आवेश क्या रखा गया है, Q। तो अपने को क्वेश्चन ये है, मान लो कि किसी अर्धगोले के केंद्र पर अगर कोई आवेश रखा जाए तो फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। या फिर मान लो कि एक गोला है, उस गोले के केंद्र पर अगर आवेश Q रखा जाए तो उस गोले के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना होगा। या फिर कोई फ्लक्स है या फिर कोई आवेश है वो किसी कमरे के केंद्र पर रखा गया है तो उसके कारण गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। कोई आवेश है वो कमरे की दीवार के मध्य रखा गया है तब आवेश कितना होगा। कोई आवेश है वो उसकी किनारे पे भुजा पे रखा गया है तब आवेश कितना होगा, ठीक है। तो उसके आधार पे अपने अलग अलग बातें करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग की, ठीक है। तो जैसे अगर अपने पहला क्वेश्चन देखें, मान लो तो पहला क्वेश्चन मान लो ये है कि कोई आवेश Q है, वह आवेश Q उस गोले के केंद्र पर रखा गया है, ठीक है। कोई भी आवेश Q है वो किसी गोले के क्या रखा गया है, केंद्र पर, तो उस गोले से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कर। अब अगर मैं यहाँ पे गाउस का नियम बात करूं तो गाउस का नियम के अंदर गाउस का नियम जब भी लगाएं तो अपने को सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, जो भी आवेश है वह आवेश चारों ओर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। पहली स्थिति है, अगर वो स्थिति ये वेरीफाई करता है, ये अपना जो भी डायग्राम है या जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये स्थिति पहले बन रही है तब तो अपने दिक्कत है नहीं, और अगर ये स्थिति नहीं बढ़ती तो अपने को वो स्थिति बनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी उस आवेश को किसी न किसी तरीके से चारों ओर से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा भी कोई आवेश Q है वो किसी गोले के केंद्र पर है, ठीक है। अगर गोले की बात करूं, गोले का केंद्र की बात करूं तो गोले का केंद्र बिल्कुल क्या आएगा, उसके अंदर। यानी अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो जो आवेश Q है वो गोले से चारों ओर से क्या हुआ है, घिरा हुआ। क्यों? क्योंकि जो आवेश Q है वो कहां पे रखा गया है, गोले के केंद्र पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भी ये जो आवेश Q है वो चारों ओर से क्या हुआ है, घिरा हुआ। तो अगर चारों ओर से घिरा हुआ है तो अपनी कंडीशन है वो फुलफिल होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है भी यहाँ पे मैं गाउस का नियम क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो गाउस का नियम क्या कहेगा कि जो फ्लक्स है वो आना चाहिए Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी अंदर कितना आवेश बंदा और नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं आवेश Q देखूं तो आवेश Q चारों ओर से गोले से क्या है, बंद है। इसका मतलब अंदर आवेश का मान क्या है, Q। तो यहाँ पे फाई लिखा जा सकता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब गोले से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह अपने वार्षिक में आया था पिछले से पिछले साल, यहाँ पे 3 कूलाम आवेश था, माइक्रो कूलाम, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे 6 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और अपने ये जो बीच वाला भाग है उसको ऐसे छायांकित किया गया था, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 माइक्रो कूलाम और 2 कूलाम और यहाँ 2 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम, और उसमें ये दिया था भी डायग्राम के अंदर जो छायांकित भाग है ये वाला भाग, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कर। तो अगर मैं इस छायांकित भाग से
फ्लक्स का मान ज्ञात करूं तो उसके आधार पे अपने को अगर गाउस का नियम लगाना है तो गाउस का नियम अपने को ये बात कहता है भी किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है भी जिस भी भाग में अपने को गाउस फ्लक्स ज्ञात करना है या गाउस का नियम लगाना है तो वह आकृति चारों ओर से पहले क्या करनी है, बंद। तो क्वेश्चन ये था कि छायांकित भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो अगर यहाँ पे देखूं तो 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम छायांकित भाग में 2 आवेश है और वह चारों ओर से क्या हुआ, घिरा हुआ है। इसका मतलब पहली कंडीशन अपनी फुलफिल होती है, जहां से अपने को फ्लक्स मान ज्ञात करना है वह आकृति चारों ओर से क्या है, बंद है। इसका मतलब ये है कि अगर गाउस का नियम लगाऊं तो फाई ग्राफ लिख सकता हूं Q इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड यानी Q इनक्लोज्ड का मतलब ये है ये जो आवेश है वो आवेश आना चाहिए जो उस आकृति के अंदर क्या है, बंद है। तो अपने को भाग छायांकित से याद करना है फ्लक्स। तो छायांकित भाग के अंदर अपने पास 2 आवेश है, 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। इसका मतलब Q इनक्लोज्ड की जगह आना चाहिए 2 माइक्रोकूलम और प्लस में 1 माइक्रोकूलम और बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया अपने पास 3 माइक्रोकूलम बटे में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अपने को उससे गुजरने वाले फ्लक्स का अगर मान ज्ञात करना है तो फ्लक्स का मान ज्ञात करने का मतलब यह है वह आवेश चारों ओर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं भी कोई भी आवेश है वो किसी अर्धगोले के केंद्र पर रखा गया। अर्धगोले के केंद्र की अगर बात करूं तो अर्धगोले के केंद्र का मतलब ये है कि वो जो आवेश है वो एक साइड तो गोले से घिरा हुआ है, लेकिन जो वर्ताकार उसकी सतह है गोले की वहां पे नहीं गिरा हुआ, वहां पे ऊपर से क्या अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी गाउस के नियम के अंदर अपने को आवेश की ऐसी स्थिति बनानी है भी उसको किसी भी साइड से अपने देखें अपने को वो आवेश उस आकृति से बाहर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं अर्धगोले की, तो अर्धगोले की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा भी एक अर्धगोला ऐसा, ठीक है, तो एक गोले का एक हिस्सा अर्धगोला, तो ऐसा अर्धगोला। तो अर्धगोला ऐसे होने का मतलब ये है भी ये जो ऊपर वाली सतह ये वर्ताकार दिखेगी अपने को कटोरी की जैसी, और कटोरी का केंद्र कहां पे है, कटोरी का अगर मैं केंद्र देखूं तो ऊपर वाली वर्ताकार सतह के अंदर आना चाहिए। तो उस वर्ताकार सतह पे अगर मैंने आवेश रखा है तो वो नीचे की साइड से तो कटोरी से घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर की साइड से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है वो गाउस का जो नियम है वो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यानी अगर मैंने अर्धगोलाकार आकृति के केंद्र पर मैंने अगर कोई आवेश रखा है तो वह आवेश चारों ओर से घिरा हुआ नहीं है, वह नीचे से घिरा हुआ है लेकिन ऊपर से क्या फ्री है, तो उसको ऊपर से भी क्या करना पड़ेगा, पहले बंद। तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को ये करना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा जिसके जरिए अपने उस आवेश को चारों ओर से क्या कर दें, बंद। ठीक है, तो जैसे अर्धगोला बात करूं तो अर्धगोले का मतलब कटोरी है, तो कटोरी के केंद्र पे अगर कोई चीज रखी गई है तो उस केंद्र को ढकने के लिए अगर मैं ऊपर एक कटोरी और रख दूं तो वह आवेश चारों ओर से क्या हो जाएगा, बंद। क्योंकि अगर कटोरी के केंद्र पे मैंने कोई चीज रखी तो 2 कटोरियों को अगर आपस में जोड़ दें तो उसके बीच वाला केंद्र पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा अपने को। इसका मतलब ये है भी अगर अर्धगोला है, अर्धगोले के केंद्र पर कोई आवेश रखा गया है तो उस आवेश को बंद करने के लिए एक अर्धगोला और लाना पड़ेगा मेरे को, और वो उसके किधर रख दो, ऊपर। यानी ये जो Q है वो ऊपर से दिखाई दे रहा है, नीचे से तो गोला आ गया लेकिन ऊपर की साइड से क्या है दिखाई। तो इसको बंद करने के लिए गाउस का नियम लगाने के लिए इसको चारों से क्या करना पड़ेगा, बंद। और चारों ओर से बंद करने के लिए इसको मुझे एक अर्धगोला और मारना पड़ेगा, तो मैंने इसके ऊपर एक अर्धगोला और बना दिया। ठीक है, अब ये आवेश चारों ओर से क्या है, बंद है। तो गाउस का अगर नियम लगाऊं तो बंद आकृति के कारण फ्लक्स क्या होना चाहिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपने क्वेश्चन ये था भी अर्धगोले के कारण फ्लक्स, जबकि ये जो Q बटे एप्सिलॉन नॉट है वो पूरी बंद आकृति के कारण आएगा। तो बंद आकृति के अंदर कितने अर्धगोले माने गए हैं, 2। यानी ये जो Q बटे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है वो कितने अर्धगोलों के कारण है, 2। यानी 2 अर्धगोलों से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जबकि अपने से सिर्फ एक अर्धगोले का पूछा गया, तो एक अर्धगोले का मतलब है Q बटे 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यानी अगर अपने को कहीं पे कोई आकृति दी गई है तो उस आकृति के लिए हमें उसे चारों ओर से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आवेश है वो चारों ओर से क्या हो, बंद हो। अगर वो आवेश चारों ओर से बंद नहीं है तो उसको चारों ओर से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा।
इसी के आधार पे अपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई आवेश है वो कमरे के केंद्र पर रखा गया है, या फिर मान लो का कोई आवेश है वो किसी दीवार है दीवार के केंद्र पर रखा गया है, या फिर किसी किनारे पर रखा गया है। उसके आधार पे अपने अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने बात करें सबसे पहली कंडीशन की, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन मैंने मान लिया कि ये रूम है, अगर कोई आवेश Q है वो किसी कमरे के केंद्र पर रखा गया या फिर किसी घन के केंद्र पर, तो घन के केंद्र का मतलब है वह आवेश है वो चारों ओर से क्या हुआ, घिरा हुआ घन से, तो उस घन के कारण फ्लक्स कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे अपनी बुक में अलग अलग क्वेश्चन देखे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कोई आवेश है वो किसी घन के केंद्र पर है, किसी घन की एक भुजा पर है, किसी घन के एक किनारे पर है, कैसे है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं भी मेरे पास कोई घन है, ठीक है, घन आकृति या घनाभ कैसी भी आकृति हो, पहला क्वेश्चन ये है भी ये जो आवेश Q है वो उस घन के केंद्र पर रखा गया, तो घन के केंद्र पर होने का मतलब है वह चारों ओर से क्या हो गया, घिर गया। ठीक है, चारों ओर से घिरने का मतलब ये है भी वह चारों ओर से क्या है, बंद, और चारों ओर से बंद होने का मतलब पाई कितना आना चाहिए, Q/एप्सिलॉन। तो पहले क्वेश्चन में अपने को दिक्कत नहीं होनी। अब अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा जैसे मैंने मान लिया कि ये घन या घनाभ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो आवेश है वो इसके केंद्र पर रखा गया, केंद्र का मतलब इसके अंदर है, तो इसके अंदर है तो केंद्र पे होने का मतलब ये है कि चारों ओर से अपने ऊपर से भी दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब फ्लक्स आएगा Q/एप्सिलॉन। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये कहा कि ये जो आवेश है Q वो एक भुजा के केंद्र पर है, तो भुजा मान लो का एक, अगर कमरे की एक साइड देखूं तो अपने पास उसकी होनी चाहिए 6 फलक होनी चाहिए, 4 दीवारें और एक छत और एक धरातल, ठीक है, फर्श। तो अपने मैंने कहा भी कोई आवेश Q है वो किसी एक फलक के केंद्र पर है। ठीक है, फलक का केंद्र मतलब ये जो फलक है या फिर ये जो है या फिर ये जो है ये सतह, कोई सी भी सतह के केंद्र पर है। तो मैंने मान लिया ये जो आवेश Q है वो फलक ये रहा और इसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर होने का मतलब किधर, उसके बीच में। तो अगर मैं इस आवेश को देखूं तो ये आवेश इस साइड से तो दिखाई दे रहा है लेकिन इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर मैं गाउस का नियम लगाऊं इस स्थिति के अंदर, तो ये जो आवेश है वो चारों ओर से बंद नहीं है, तो इसको चारों ओर से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए इस जैसा ही घनाभ इसकी साइड, अगर मैं ये घनाभ इस साइड रख दूं, इसके जैसा ही सेम यही घनाभ अगर मैं इस साइड रख दूं, तो ये जो आवेश है वो चारों ओर से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। यानी इस आवेश को मुझे बंद करने के लिए कम से कम कितने घन की आवश्यकता हुई, 2। तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर बात करूं किसी फलक के केंद्र पर है, तो मेरे पास फलक आना चाहिए Q/एप्सिलॉन, लेकिन इस स्थिति के अंदर एक घन नहीं है मेरे पास, कितने घन है, 2। तो इसके लिए 2 घन का आवेश, 2 घन का फ्लक्स कितना है, Q/एप्सिलॉन। तो एक घन का कितना आएगा, Q/2 एप्सिलॉन। ठीक है, अगर अलग क्वेश्चन आए भी जो आवेश है वो किसी किनारे पर रखा गया, ठीक है, जैसे ये आवेश फलक है, फलक की कोई भुजा है, भुजा या ये फलक है मान लो, इस भुजा के किनारे पर यहां रखा गया है आवेश। तो अगर यहाँ पे आवेश रखा गया है तो इस आवेश को अगर देखूं तो इस साइड से दिखाई दे रहा है और ऊपर से भी दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये इस भुजा के केंद्र पर है यानी यहां पर है। तो इसको बंद करने के लिए एक घन मेरे को इस साइड रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इस साइड घन रखा तो ये किधर से दिखाई देगा, ऊपर से, तो ऊपर 2 घन और रखने पड़ेंगे। ठीक है, यानी अपने अगर जनरल कोई भी प्रैक्टिकल सोचें जिसके जरिए अपने किसी आवेश को क्या कर सकें, बंद, तो अपने ये ट्राई आराम से किसी रूम में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई आवेश है, अगर कोई मान लो कोई भी आवेश है वो किसी कमरे की दीवार के मध्य रखा गया है, तब उसको कितने कमरों से घेर सकते हैं ये अपने को सोचना है। ठीक है, और अगर कोई आवेश है वो किसी भी एक किनारा, जो भी कोई भुजा उस कमरे की, ठीक है, उस भुजा के किसी के बीच में रखा गया है, तब उसको बंद करने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। या फिर जो आवेश है वो किसी भी कमरे के एकदम किनारे पे, ठीक है, यानी 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर में से कोई से भी किनारे पर रखा गया है, तो उसको बंद करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी पहला काम आवेश को चारों ओर से बंद करना, अगर बंद नहीं है तब उसके जैसी आकृति से उसको क्या करो, बंद। ठीक है, तो ये चीजें अपने को सोचनी है कि कमरे के अंदर कोई आवेश कहां पे रखा जाए ताकि उसको कैसे, ठीक है, उसको मतलब किस टाइप से बंद कर सके।
एक चीज ये ध्यान रखनी है, आवेश की स्थिति बंद आकृति के अंदर कहीं भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। यानी अगर मैंने ये कह दिया भी कोई आवेश है वो कमरे के अंदर किसी बिंदु पर रखा गया तब आवेश फ्लक्स आएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ये बोलूं भी वो जो आवेश है वो कमरे के केंद्र पर रखा गया तब भी क्या आएगा Q बटे एप्सिलॉन। यानी सीधा सा मतलब है आवेश चारों ओर से गिरना चाहिए, वो चाहे एक दीवार के पास हो चाहे एक दीवार से दूर हो, कैसा भी हो, चाहे सबसे बराबर दूरी पे एकदम बीच में हो, उससे अपने को कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पहले उस आकृति को चारों ओर से क्या करो, बंद, और उसके आधार पर उनकी गणना करो भी कितनी आकृतियां मैंने ली है, तो उस आकृतियों के आधार पे फ्लक्स का। आज अपने बात करेंगे गाउस की कूलाम के नियम के जरिए अपने गाउस के नियम का डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कूलाम के नियम की सहायता से अपने को व्युत्पन्न करना है, डेरिवेशन करना है गाउस के नियम का, ठीक है। अभी फाई जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता कैसे, ठीक है। और यही काम अपने को बाद में आगे जो इसके गाउस के डेरिवेशन है उसके लिए अंदर भी ये चीज उपयोग में लेंगे, ठीक है। तो अगर अपने बात करें कूलाम के नियम के आधार पे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, तो गाउस के नियम के लिए अगर कहीं पे कोई फ्लक्स ज्ञात करना है तो गाउस का नियम ये बात कहता है कि किसी आकृति के अंदर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो वह आवेश तो फ्लक्स में भाग लेता है, लेकिन और अगर कोई आवेश उससे बाहर स्थित है, ठीक है, तब वह आवेश उसके फ्लक्स में भाग नहीं लेता। और अगर आवेश उसकी सतह पर है, ठीक है, तो वह फ्लक्स में भाग ले सकता है, ठीक है। और ये जो है अगर वो सतह पे है तो फ्लक्स में भाग कैसे लेगा ये निर्धारित होता है उसके वस्तु के आवेश कहाँ पे स्थित है, ठीक है। जैसे अपने बात की थी, अगर अपने बात की भी कोई आवेश Q है वो किसी कमरे की दीवार के केंद्र पर स्थित है तो उसको आवेश को बंद करने के लिए अपने को 2 कमरों की आवश्यकता होगी। अगर वो किसी कोने पे है तो उसको 8 की, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, अगर आवेश सतह पर है तो उसको अंदर गाउस का नियम लगाने के लिए वहां से फ्लक्स तो आएगा, लेकिन उस फ्लक्स को निकालने के लिए अपने को उसको पहले एक अन्य आकृति के द्वारा क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाहर है तो उसके कारण फ्लक्स का मान 0, अगर अंदर है तो फ्लक्स के अंदर आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आवेश सतह पे है तो उसके लिए अपने को पहले उसकी ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी जिसके कारण वह जो आवेश है वो आकृति के अंदर क्या कर सके, उसको अपने बंद कर सके, ठीक है। अगर अपने बात करें गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की, तो मैंने मान लिया भी कोई आवेश Q है, कोई भी एक आवेश Q है, उस आवेश Q के द्वारा अपने को फ्लक्स ज्ञात करना है, लेकिन फ्लक्स के लिए अपने को यूज में लेना है कूलाम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गाउस का नियम की बात करूं तो गाउस के लिए सीधी सी बात है, एक होना चाहिए ऐसी आकृति जो उसको चारों ओर से क्या कर सके, बंद कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले इस आवेश को चारों ओर से क्या करना पड़ेगा, बंद। अब चारों ओर से बंद करने के लिए कोई विशेष आकृति हो सकती है, जैसे घन हो, घनाभ हो, या कोई गोला हो, कैसा भी हो, ठीक है। अपने क्या किया, एक जनरल डेरिवेशन के लिए अपने कोई सी भी एक रैंडमली आकृति मान ली जिसके जरिए अपने इसको क्या कर दिया, अंदर बंद कर दिया। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर कहीं पे कोई बंद आकृति आए तो बंद आकृति के लिए सदैव अपने 2 प्रकार के कोण की बात करते हैं, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण, ठीक है। जैसे वर्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत, समचतुर्भुज, ऐसे ये जो भी चतुर्भुज वगैरह ऐसी आकृतियां हैं उनके लिए बात होती है हमेशा समतल कोण की, जिसका योग की बात करते हैं 360 डिग्री। यानी वर्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का योग 360, वर्ग के केंद्र पर बनने वाला 360। इसी तरह अगर कोई ठोस वस्तु है और वो 3D की है, यानी वह वस्तु अपना क्या रख रही है, कोई ना कोई आयतन, यानी बंद आकृति है, तो बंद आकृति के लिए सदैव निर्धारण होता है घन कोण का, न कि सामान्य कोण का, ठीक है। घन कोण को ठोस कोण भी बोलते हैं और वो जो घन कोण है उसका योग होता है 720 डिग्री, ठीक है। 720 डिग्री का मतलब है, जैसे अपने बात करें अगर किसी वर्ग, ठीक है, वर्ग के केंद्र पर बनेगा समतल कोण, लेकिन अगर बात हो घन की तो घन के केंद्र पर होगा घन कोण, घनाभ के केंद्र पर घन कोण या ठोस कोण, ठीक है। किसी गोले के केंद्र पर बनेगा घन कोण या ठोस कोण, ठीक है। यानी किसी 3D आकृति के केंद्र पर बनने वाले कोण को लिखते हैं उसका घन कोण, जो नॉर्मली आती है किसी ऐसी वस्तु के लिए जिसका आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे गोला है, घन है, घनाभ है, उसके लिए सामान्य कोण की बात ना करके अपने घन कोण की बात करते हैं, और घन कोण का योग होता है 720 डिग्री यानी 4 पाई, ठीक है। और जो घन कोण है, घन कोण को दिखाया जाता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर से,
ठीक है। जब इसको अपने अवकलन समाकलन के जरिए ज्ञात करते हैं तो वहां पे घन कोण का योग आता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये दर्शाता है घन कोण। जिस तरीके से अपने सामान्य कोण की बात करते हैं चाप बटे त्रिज्या की, ठीक है, उसी तरह से अपने यहाँ पे बात करते हैं घन कोण की, और घन कोण को लिखा जाता है ds cos थीटा बटे r का स्क्वायर। ds का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, और cos थीटा होता है उस क्षेत्रफल सदिश के साथ बनाया गया कोण, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने बात करें Q की, तो Q आवेश के लिए सबसे पहला काम, अगर मेरे को गाउस का नियम लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले यह जो आवेश है वो चारों से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कोई भी एक ऐसी आकृति मान ली जिसके जरिए अपने इसे चारों से क्या कर सके, बंद कर सके। तो मैंने इसे बंद करने के लिए कोई सी भी एक आकृति मान ली, वो जरूरी नहीं है गोला हो, घन हो, घना हो, कैसी भी हो, अपने रेंडमली एक आकृति मान ली जिसके जरिए इसको क्या करना है, बंद करना है। अब अगर अपने फ्लक्स ज्ञात करें तो सामान्यतः फ्लक्स लिखते हैं फाई बराबर ई डॉट एस या फिर ई डॉट डीएस। डीएस तब लिखते हैं जब एक सारे जो क्षेत्रफल के जो कोण है वो समान हो, ठीक है, और अगर अलग अलग आ रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने डीएस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक तरफ नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्षेत्रफल सदिश इस तरफ आएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे, इसका ऐसे, इसका इस तरफ, यानी हर एक का क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, अलग अलग, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश होता है हमेशा उस तल के बिल्कुल लंबवत और किधर है, बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या किया, एक कोई सा भी एक अल्पांश ले लिया क्षेत्रफल का, जिसे मैंने लिख लिया ds। तो मैंने यहाँ पे एक अल्पांश लिया, ये जो अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल क्या माना, ds। अब यहाँ पे अगर फाई लिखना तो फाई बराबर लिखते हैं ई डॉट ds, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर ये बात करूं, अतः ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, अगर ds क्षेत्रफल से अपने गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें तो ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मतलब ये है, अगर क्षेत्रफल ही ds है तो फ्लक्स भी क्या आएगा, डी फाई, और फाई के लिए डी फाई का क्या करेंगे, समाकलन, और समाकलन करने पे यहाँ पे दिशा देखने का तो झंझट है नहीं, क्योंकि डी जो फाई है, डी फाई है वो कैसा है, अदिश राशि है, क्योंकि फ्लक्स की बात करें तो डी फाई बराबर लिखूंगा ई डॉट ds। तो अगर ई डॉट ds लिखूं तो उसे लिखा जा सकता है ई ds से कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बात करनी है ई और ds की, तो कोस थीटा का मतलब ये है कि इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण। अब उस कोण की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ds की, तो ds का जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा आना चाहिए उस से किधर है, बाहर की ओर, और तल के बिल्कुल लंबवत, ये रहा ds और इसके तल के लंबवत ds आना चाहिए इस साइड। ये तो आया ds सदिश की दिशा, ठीक है। ई है वो ई अगर प्लस का तो बाहर की ओर, माइनस का तो किस साइड, अंदर की ओर, तो इसके कारण प्लस का मैंने किस साइड निकाल लिया, बाहर की ओर, किधर भी कैसे भी आ सकता है, और ds जरूर नहीं है ई की दिशा में आए, और मैंने इसके मध्य का कोण क्या मान लिया, थीटा, इसलिए मैंने लिखा ई ds से कोस थीटा, ठीक है। और ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश की यहां से दूरी कितनी है, r, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस छोटे से अल्पांश की, तो ई ds कोस थीटा, अब ई अगर लिखूं तो अपने को ये पता है अभी बिंदु आवेश के कारण, अगर बिंदु आवेश के कारण की बात करूं तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको लिखा जाता है E इक्वल टू के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे K है, Q आवेश Q है, और दूरी कितनी है उस बिंदु की, R। तो मैंने लिख लिया के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो इसमें मान रखो, तो इसमें लिख सकते हैं अतः जो डी फाई है, डी फाई को लिख सकता हूं ई ds कोस थीटा, तो ई को लिखा जा सकता है के क्यू बटे आर का स्क्वायर, और ds से कोस थीटा। अब यहाँ पे इसको मैं ये लिख रहा हूं के क्यू, इसको लिखा ds कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। ये जो ds कोस थीटा बटे आर स्क्वायर है, ये उसी तरह है जिस तरह अपने बात करते हैं किसी कोण की, ठीक है। जैसे चाप और त्रिज्या के अंदर चाप, त्रिज्या और कोण में एक संबंध होता है, उसी तरीके से क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या यानी उसकी जो दूरी है, ठीक है, जो अल्पांश लिया है उसके आधार पर उसकी दूरी के द्वारा बनाए गए घन कोण का मान लिखा जाता है ds कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। और ये घन कोण का मतलब ये है कि ये जो
क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसके केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, जिस तरीके से आइसक्रीम का कोण होता है उसी तरह, यानी ये कोण ऐसे बनेगा वर्त के अंदर एक टाइप से, ठीक है। सीधा सामान्य कोण की बात नहीं करेंगे, ये है घन कोण, और घन कोण को दिखाया जाता है डी ओम से, किससे, डी ओम से। तो यहाँ पे जो ds cos थीटा है वो ds cos थीटा दिखा रहा है, ds cos थीटा मतलब आर स्क्वायर है, वो दिखा रहा है ds के द्वारा बनाया गया घन कोण, बनाया गया घन कोण, इसलिए इसे लिखा जाता है डी ओम, ठीक है। क्योंकि छोटे से अल्पांश के कारण घन कोण की बात करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, डी ओम। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो डी फाइव, तो डी फाइव को लिखा जा सकता है अपने के क्यू और गुणा में ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर, उसे लिखा जा सकता है डी ओम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपने बात करें फाई की, तो अतः अगर कुल फ्लक्स की बात करूं फाई, तो फाई का मतलब समाकलन करना है किसका, डी फाई का। तो डी फाई के लिए समाकलन लिख सकता हूं के क्यू डी ओम, तो के नियतांक है, क्यू भी नियतांक, समाकलन किसका, डी ओम, यानी किसका, घन कोण का। और घन कोण का योग कितना होता है, घन कोण का मतलब किसी गोला घन या घनाभ के केंद्र पर बनने वाला कोण, और उसका योग होता है 720 डिग्री यानी 4 पाई। तो इसे लिख सकते हैं के क्यू इंटू कितने पाई, 4 पाई। अब के को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और गुणा में क्यू और ऊपर है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो पाई का मान आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो अपने को दर्शाता है गाउस का नियम, ठीक है। यानी गाउस के नियम के लिए अपने किसी भी तरीके से अगर अपने गाउस के नियम के आधार पे बात करें तो गाउस के नियम के लिए जो ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर आता है वो किस चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है उसके द्वारा बनाए गए घन कोण को। और घन कोण बनता है हमेशा किसी भी ऐसी वस्तु के लिए जो खुद का क्या रखे, आयतन रखे, ठीक है। उसके आधार पे अपने किसकी बात करते हैं, उसके घन कोण की, ठीक है। तो यहाँ अगर अपने अब अगर बात करें गाउस के नियम के आधार पे, तो गाउस के नियम के आधार पे अपने कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर अपने बात करें, जैसे मान लो कि कोई अर्धगोला है, ठीक, इस अर्धगोले को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, तो उसकी अलग अलग सतह के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर, फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। अपने को ये पता है भी अगर इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखूं तो कोई भी वस्तु अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी जाती है तो उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने को कुल फ्लक्स का मान नहीं पूछेगा, यहाँ पे पूछा जाता है भी ये जो अर्धगोला है उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है तो उसकी अलग अलग सतह के कारण अपने को विद्युत फ्लक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। भी ऊपर वाली जो वर्ताकार सतह है गोले की उसके कारण कितना, और जो नीचे वाली वक्रीय सतह है उसके कारण फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये सतह है ए बी सी, ठीक है, तो अपने को फाई दो ज्ञात करने, एक तो ए बी वाली सतह के कारण कितना है और एक ए सी बी के कारण कितना है। तो क्वेश्चन ये है भी अगर कहीं पे कोई अर्धगोले को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, अब वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे भी हो सकती है, ऊपर की तरफ मान लो या इस तरफ कैसे भी, ठीक है। तो जैसे मैंने मान ली भी ये जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की ओर, तो उसके कारण गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कर। तो टोटल अगर फ्लक्स की बात करूं तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है उससे किधर है, बाहर। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें अलग अलग सतह की, तो ये पता है कि जो फाई टोटल है वो होना चाहिए कितना, 0, क्यों, क्योंकि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र वो किस तरफ है, जो विद्युत क्षेत्र वो हमेशा क्या होता है, बाह्य, और जब तक विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं है यानी अंदर उसके अगर कोई आवेश नहीं है तब तक उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं आएगा। यानी सीधी सी बात है भी जो आवेश है या जो विद्युत क्षेत्र है वो अगर बाह्य है, बाहर रखा हुआ है, तो उसके कारण कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। तो इसलिए मैंने मान लिया कि ये जो सतह है उसके कारण कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र वो कैसा है, बाह्य। तो अगर कुल फ्लक्स 0 है तो कुल फ्लक्स के लिए यहाँ पे अगर अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले के लिए दो क्षेत्रफल आएंगे,
एक तो होता है उसका ऊपर वाली वर्ताकार सतह का क्षेत्रफल और एक होता है नीचे वाली गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फाई की तो फाई दो आएंगे, एक तो सिर्फ एपी जो वर्ताकार है ऊपर वाली, और एक है फाई किसका, एसीबी का। ठीक है, वो टोटल कितना होना चाहिए, 0। एसीबी का मतलब नीचे वाला जो वक्रीय पृष्ठ है वो। ठीक है, तो फाई एपी और फाई एसीबी कितना होना चाहिए, 0। अब फाई एपी पता है क्या लिखेंगे, ई ए और कोस थीटा 1 प्लस में इसको लिख सकता हूं EA2 कोस थीटा 2 इक्वल टू कितना, 0। A1 और A2 क्यों लिए, क्योंकि जो अर्धगोला है उसकी वर्ताकार सतह का क्षेत्रफल अलग होता है और बार वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। ठीक है, और कोस थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 क्यों लिए, क्योंकि दोनों सतह अलग अलग क्षेत्रफल का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें, मैंने जैसे क्वेश्चन ये है भी अपने को वक्रीय पृष्ठ, जो वक्रीय पृष्ठ है एसीबी, उसके कारण फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो अगर मैंने से ये पूछा जाए कि मेरे को मान ज्ञात करना है फाई एसीबी का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फाई एसीबी की, तो फाई एसीबी का मतलब होना चाहिए माइनस का EA1 कोस थीटा 1। ठीक है, हो सकता है वो वक्रीय का पृष्ठ का न पूछ के ऊपर वाली गोलाकार पृष्ठ का पूछे, जिस भी पृष्ठ का मान पूछे उसके आधार पे अपने को समीकरण बनानी है। जैसे यहाँ पे पूछा गया मान लो फाई एसीबी, जो वक्रीय पृष्ठ है उस वक्रीय पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो वक्रीय पृष्ठ के लिए इतना आना चाहिए, तो अपने इसका मान तो निकाल सकते हैं, माइनस का A1 की अगर बात करूं तो A1 का मतलब है गोलाकार जो ऊपर वर्ताकार सतह उसका क्षेत्रफल, और वर्ताकार सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, और गुणा में अगर मैं बात करूं कोस थीटा, थीटा का मतलब होता है E व फाई के, E व S के मध्य बनने वाला कोण। E की दिशा किस ओर है, ऊपर की ओर, और अगर मैं S की बात करूं तो S होता है हमेशा तल के लंबवत किधर है, बाहर की ओर। तो तल के लंबवत बाहर की ओर किस साइड होगा, ऊपर की ओर, या किसकी दिशा, A की दिशा या फिर S की दिशा। तो अगर डायग्राम में देखें तो दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो दोनों की दिशा समान होने का मतलब कोण कितने डिग्री, 0। तो कोस कितना 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना 1, इसे लिखा जा सकता है माइनस E गुना पाई r स्क्वायर, और कोस 0 का वैल्यू 1, इसलिए वक्र पृष्ठ से कितना आएगा, माइनस का E इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो उसको अपने को